11th में जब बच्चे स्टार्टिंग में आईआईटी की तैयारी करने आते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मैं उनसे पूछता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, सबसे बेसिक सवाल कि बच्चों ज़रा बताओ 5 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा। बच्चे एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि सर प्लस माइनस सिखा रहे हो या आईआईटी की तैयारी करा रहे हो। फिर से पूछता हूँ, बेटा बताओ 5 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा। बच्चे बोलते हैं सर 2 आएगा। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं 5 पेन में से 3 पेन माइनस करूँ तो कितना आएगा। बच्चे बोलते हैं सर 5 पेन माइनस 3 पेन इज इक्वल टू 2 पेन्स। अग्रीड। फिर मैं पूछता हूँ कि अब बताओ 5 पेन में से 3 पेंसिल माइनस करूँ तो कितना आएगा। तो बच्चे बोलते हैं सर 5 पेन में से 3 पेंसिल तो नहीं माइनस कर पाएंगे। आप ज़रा सोचिए कि आपके एक हाथ में अगर 5 पेंसिल है और दूसरे हाथ में 3 पेंसिल है, हाउ कैन यू सब्सट्रैक्ट दैट। अग्रीड। इसका मतलब पेन में से पेंसिल माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मुझे बताओ कि 5 रेड पेन में से 3 ब्लू पेन माइनस करूँ तो कितना आएगा। पेन में से पेन माइनस कर रहा हूँ, लेकिन 5 रेड पेन माइनस 3 ब्लू पेन। बच्चे बोलते हैं सर पेन भी सेम कलर का होना चाहिए तभी माइनस हो पाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। पेन को सेम कलर का कर रहा हूँ, 5 रेनॉल्ड्स पेन माइनस 3 सेलो रेड पेन्स। दोनों रेड पेन है, 5 रेनॉल्ड्स के हैं, माइनस करना है 3 सेलो के रेड पेन। बच्चे बोलते हैं सर पेन का मैन्युफैक्चरर भी सेम होना चाहिए। चलो पेन का मैन्युफैक्चरर भी सेम कर देते हैं। तो मुझे बताओ 5 सेलो रेड पेन्स माइनस √3 सेलो रेड पेन्स। अब की बार मैंने पेन का कलर भी सेम कर दिया, मैन्युफैक्चरर भी सेम कर दिया, पेन और पेंसिल भी नहीं रखा, दोनों पेन हैं। 5 में से √3 सेलो रेड पेन्स को माइनस करना है। फाइनली एक बच्चे ने कहा कि सर जो भी हम कर रहे हैं दे शुड बोथ बिलोंग टू द सेम सेट। हम आज तक मैथमेटिक्स के इतने ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये एहसास ही नहीं किया और ये कभी गौर ही नहीं किया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इट ऑल इज हैपनिंग अंडर ए सर्टेन सेट। सेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जब आप छोटी क्लास में थे तब आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स में डील करते थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपने इंटीजर्स में, फिर फ्रैक्शंस में, फिर इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, उनमें डील करना शुरू किया। यानी कि अल्टीमेटली आप रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं। 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस, हम सब लोग पूरा सिलेबस रियल नंबर्स में डील करेंगे। तो अगर आप देखो कि अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर, मैटर किससे मिलकर बना है, तो शायद आप कहते हैं कि सर एटम। नहीं, बहुत पहले आदमी को लगता था कि एटम से मैटर बना है, लेकिन धीरे धीरे आदमी को पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ और है। एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फिर आदमी और अंदर घुसा तो पता चला कि एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। केमिस्ट्री की खोज करते करते हम लोग अंदर जाते गए, एटम के अंदर पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी सेट के रूप में हम लोग धीरे धीरे बाहर आते गए। पहले हमें लगा कि नेचुरल नंबर्स ही हमारी दुनिया है, फिर ज़ीरो का आविष्कार हुआ तो होल नंबर्स हमारी दुनिया बन गई, फिर नेगेटिव नंबर्स आए, फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स आए, यानी कि रियल नंबर हमारी दुनिया बन गई। और उस टाइम आदमी को लगा कि रियल नंबर यानी कि इससे बाहर अब कोई किसी तरह के नंबर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन केम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 12th में पढ़ेंगे, तो अभी उसका जिक्र नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा। लेकिन बेसिक फंडा ये है कि हम जो कुछ भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इट ऑल इज ऑपरेटिंग अंडर सम सेट। मोस्टली वो सेट जो है रियल नंबर्स का होता है। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स और केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देगी। एटम के अंदर मिले हमें एटॉमिक पार्टिकल, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, और अंदर जा रहे हैं तो पार्टिकल, फिर एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या लगता है सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर कुछ होगा? जब आदमी ने एटम की खोज की थी तब भी उसको लगा था कि एटम के अंदर और कुछ नहीं होगा, लेकिन एटम के अंदर भी और अंदर मिलती जा रही है चीज़ें। सिमिलरली जब नेचुरल नंबर्स ही दुनिया थी तो आदमी को लगा कि नेचुरल नंबर के बाहर कोई और नंबर नहीं होगा, लेकिन चलते हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बड़ा सेट कभी ना कभी आएगा ज़रूर। आई होप कि यू आर गेटिंग ए फील ऑफ सेट, कि सेट क्या है। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिसके अंडर हम लोग पूरी बातचीत करते हैं। एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जब पार्टिकल मिले तो उनको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल।
सिमिलरली बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सेट थ्योरी में बहुत सारी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। तो उसका एक छोटा तरीका, अगर आप उसको केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो एटम के अंदर मिला सब एटॉमिक पार्टिकल, सिमिलरली बड़े सेट के अंदर जो पूरा सेट अवेलेबल होगा दैट विल बी कॉल्ड सब सेट ऑफ दैट बिगर सेट। और मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग सेम सा है। एटम के अंदर आप न्यूक्लियस देखोगे, न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल दिखाई देंगे, और सेट मतलब सेट और उसके सबसेट्स को भी रिप्रेजेंट करने का लगभग सेम तरीका है। देखो ज़रा कि सेट के अंदर बहुत सारे सबसेट दिखाई दे रहे हैं, और अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल पड़ा हुआ है वो इतना छोटा है कि शायद उसके कंपैरिजन में एटम को कंपेयर किया जाए तो एटम विल फील लाइक ए यूनिवर्स टू इट। तो सिमिलरली सबसेट के बाहर जो बड़ा सेट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जब जितने भी सारे सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन, उन सबको जब एक बड़ा सेट कवर करता है तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो सेट थ्योरी में और बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत सारे कोरिलेशन समझने अपन को। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे बहुत सारे डेफिनेशन और बहुत सारे दो सेट्स के आपस के इंटरेक्शन क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लो एक क्लास है जिसमें कि देयर आर 36 स्टूडेंट्स, तो जो एक रेक्टेंगल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसी के अंदर मैं डिफरेंट वेल डिफाइंड सेट्स बनाने वाला हूँ। आपने क्लास में पूछा कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 24 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो आपने एक सेट बना दिया कि इस सेट में वो सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। फिर आपने पूछा कि कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो 24 बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। तो 24 बच्चे क्रिकेट खेलने वाले और 24 बच्चे फुटबॉल खेलने वाले, ऐसा लगता है कि क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्लास में एक्चुअली 36 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले जो सेट हैं दे एक्चुअली इंटरसेक्ट समवेयर, कहीं ना कहीं वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि 12 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो सिंस बोथ दीज सेट्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इनको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सेट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो बीच का पोर्शन है विच इज़ कॉमन टू बोथ सेट्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स। मैथमेटिकली स्पीकिंग इंटरसेक्शन ऑफ C एंड F, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो अगर आप पीछे जाकर देखोगे देन यू विल नो कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कि जो C इंटरसेक्शन F का पार्ट है दैट विल कंटेन 12 एलिमेंट्स। अगली डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, आई होप क्लियर है। उसके बाद अगली डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये जो आपको C में से कुछ पार्ट दिख रहा है कि जो कॉमन है, और C के साथ जो बचा हुआ पार्ट है दैट रिमेनिंग पार्ट इज C माइनस F, यानी क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में से वो बच्चे हटा दिए जो फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल वही वाले बच्चे यानी कि वो वाले बच्चे हटा दिए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, दैट विल कॉल्ड C माइनस F। सिमिलरली F माइनस C भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो F माइनस C भी अगर करोगे, यानी फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में से क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अगर हटाओगे, यानी ऐसे बच्चे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं उनको हटाओगे, देन यू विल गेट 12 स्टूडेंट्स। और ये 12 प्लस 12 प्लस 12 डेफिनेटली दे विल बी 36। नेक्स्ट डेफिनेशन यूनियन ऑफ सेट। यूनियन यानी कि दो चीज़ों को यूनाइट करना, जोड़ना। उसी तरह से यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है कि इस एग्जांपल में अगर देखें तो सेट C और सेट F को अगर मैं कंबाइन करूँगा, कंबाइन करना मतलब सबको अगर आपस में ऐड करूँगा, एक ही सेट में दोनों एलिमेंट्स डाल दूंगा, देन इट विल बिकम यूनिवर्सल सेट। तो C और F का यूनियन यानी कि दो सेट्स को कंबाइन करना। तो दोनों सेट्स को कंबाइन करने पर पूरी क्लास आ जानी चाहिए। तो C यूनियन F अगर मैं कर रहा हूँ तो पहले मैंने C को ऐड किया, C में थे 24 बच्चे, यानी क्रिकेट खेलने वाले 24 बच्चे हैं। फिर मैंने फुटबॉल खेलने वाले बच्चे ऐड किए, वो भी 24 बच्चे हैं। 24 और 24 को ऐड करता हूँ तो 48 हो रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स एक्चुअल में 36 ही हैं। दोनों सेट का यूनियन करने पर होल क्लास आनी चाहिए थी, यानी दोनों सेट को कंबाइन करने पर पूरी क्लास के बच्चे आ जाने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो बीच वाला जो पोर्शन है विच इज़ C इंटरसेक्शन F, ये वो वाले बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो जब क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ऐड कर रहा हूँ तो ये 12 बच्चे ऐड हो गए।
जब फुटबॉल खेलने वाले बच्चे ऐड कर रहा हूँ तो ये 12 बच्चे फिर से ऐड हो गए, इसलिए मुझे इन 12 बच्चों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द कंप्लीट सेट. सो वी गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी अगर कुछ भी नहीं है, मतलब ए और बी में अगर कुछ कॉमन नहीं है, तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा. तो कोई एम्प्टी सेट अगर आप माइनस करोगे तो इट विल मेक नो डिफरेंस. तो ए और बी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. एक और डेफिनेशन आ गई, ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. और डिसजॉइंट सेट्स अगर हों तो दोनों को यूनियन करने का मतलब आप दोनों सेट को सीधा सीधा ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. पूरी 11th की और 12th की पढ़ाई में जो मैक्सिमम चीज़ काम में आने वाली है, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो ध्यान से देखिएगा, ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 और 4 चार एलिमेंट है. यहाँ पर आपको एक और चीज़ नोटिस करने की है कि ए इज इक्वल टू जो करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, यानी कि ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है. 1, 2, 3, 4 इट इज़ द स्टाइल टू रिप्रेजेंट द सेट ए. और करली ब्रैकेट के अंदर डालना जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर वाले जो भी लिखा हुआ है, दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सिमिलरली सेट बी डिफाइन किया मैंने 2, 3, 4, 5. सोचिए जरा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालूंगा तो इट विल बी 1, 2, 3. ए यूनियन बी अगर निकालूंगा, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करूंगा, तो ऐसा लगता है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 आएगा. लेकिन 2, 2 को बार बार नहीं लिखना है. कंबाइन करने पर अल्टीमेटली जो 2 है वो तो एक ही बार आएगा. ए यूनियन बी में एलिमेंट 2 एक ही बार आएगा. तो अगर आप उसको फॉर्मूले से भी देखोगे तो ए को पूरा लिख लीजिए, बी को पूरा लिख लीजिए, और जो कॉमन वाला पार्ट है उसको एक बार माइनस कर दीजिए, तो 2, 3, 4 अपने आप हट जाएगा एंड ए यूनियन बी विल बिकम 1, 2, 3, 4, 5. अब सबसे काम की बात, इतना सारा जो अपन ने बेसिक पढ़ा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस, और ये हमें सारा कुछ याद रहना चाहिए. लेकिन जो पोर्शन हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है 11th की पढ़ाई में, दैट इज़ कंटिन्यूअस सेट्स. तो छोटी सी एक बात और पढ़ते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सेट. डिस्क्रीट सेट वही है जो आपने अभी पढ़ा है, ए इज इक्वल टू 1, 2 फॉर एग्जाम्पल. तो करली ब्रैकेट के अंदर जब 1, 2 लिखा हुआ हो, यानी कि ए के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2. और अभी भी मैंने आपको कहा कि 11th और 12th की पूरी पढ़ाई, लगभग पूरी पढ़ाई विल बी अंडर द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमें एक टाइप का सेट और देखने को मिलेगा, किस टाइप का, b इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1, 2. इसको क्लोज इंटरवल, जो आपको बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल. अब ये जो b सेट है जिसमें 1, 2 लेकिन ब्रैकेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसका मतलब है कि द सेट B हैज़ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग 1 and 2. नंबर लाइन पे आपको दिख रहा होगा कि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट. अब अगर सारे एलिमेंट हैं तो उनको करली ब्रैकेट में लगाकर सेपरेट करके नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इसमें 1 भी आएगा, 1.1 भी आएगा, 1.11 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.25 भी आएगा, यानी कि देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स. तो उन सारे एलिमेंट्स को लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं. ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1, 2, ये बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1, 2, यानी कि 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 and 2. इंक्लूडिंग 1 and 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक सेट और देखिए सी, जो कि छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 1, 2, इसका मतलब भी सेम है कि 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन ना तो 1 उसमें इंक्लूडेड है, ना ही 2 उसमें इंक्लूडेड है. अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 1 अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ये सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1.1 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं. 1.1 से ये छोटा नंबर है. 1.01 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं. 1.000001 से स्टार्ट हो रहा है क्या? तो आप जहाँ तक भी जाओगे यू विल अंडरस्टैंड कि सबसे छोटा एलिमेंट इस सेट का डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम, इसीलिए हम 1 लिखते हैं कि सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 पे लगाते हैं छोटा ब्रैकेट, यानी कि 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड. तो ये जो बी और सी सेट देखा अपन ने, दे आर एक्चुअली कंटिन्यूअस सेट्स, यानी उनमें बीच में कॉमा जो लगाया है वो पूरा एक इंटरवल को डिनोट कर रहा है. और ये कंटिन्यूअस सेट ही मैक्सिमम काम आने वाले हैं हमारी 11th और 12th की पढ़ाई में.
और काम में आने वाला है इनका इंटरसेक्शन निकालना, कि कंटिन्यूस इंटरवल्स का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट कैसे निकालना है। एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक सेट ए दिया हुआ है 1,5 क्लोज इंटरवल और सेट बी दिया है -3,3 ओपन इंटरवल। दोनों टाइप का एग्जांपल ले लिया मैंने ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जब भी इनका इंटरसेक्शन निकालना हो, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ ए नंबर लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड द नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है। राइट साइड में जाते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर दिखाई देंगे। अब आप सेट ए को मार्क कीजिए नंबर लाइन पे। सेट ए को जब मार्क किया मैंने तो 1 पे और 5 पे कैन यू सी डार्क डॉट्स। वो डार्क डॉट क्यों लगाई मैंने, जिससे ये मुझे पता चल जाए कि 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। फिर मैं बी को प्लॉट करूँगा तो बी जो सेट है वो -3 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर हैं, ना तो -3 उसमें इंक्लूड है ना ही 3 इंक्लूड है। यू कैन सी इन द डायग्राम कि उसको मैंने किस तरह से एक ओपन सर्कल बनाकर इंडिकेट किया है, विच इंडिकेट्स कि ना तो 3 इंक्लूड है और ना ही -3 उस सेट के अंदर इंक्लूड है। और जब आपने उस एग्जाम्पल में देखा था कि 2 सेट इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरसेक्शन में ये छोटा सा स्मॉल पोर्शन आ रहा है विच इज़ द इंटरवल ऑफ 1 to 3। 1 पे आपको क्लियरली एक डार्क सर्कल दिख रहा होगा, यानी कि 1 पे आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। 3 पे आपको एक ओपन सर्कल दिख रहा होगा, यानी कि 3 पे आपको छोटा सर्कल लगाना है। इस पे ज़रा आप दोबारा दिमाग लगाइएगा कि 3 दोनों सेट में कॉमन है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि 3 ए में तो लाई कर रहा है, बी में लाई नहीं कर रहा है। तो बी में अगर 3 लाई नहीं कर रहा है यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में बी इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 जो है वो दोनों सेट में इंक्लूड है, ए में भी लाई कर रहा है 1, बी में भी लाई कर रहा है। इसलिए जब ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे तो 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा और 3 पे ओपन इंटरवल आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू लर्न इन द सेट थ्योरी। नेक्स्ट जो मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाने वाला हूँ उसमें ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इनइक्वालिटी जब भी मैं स्टार्ट करूँगा, मैं सेट थ्योरी से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ कंटिन्यूस सेट से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको और फीलिंग आ जाए। थैंक यू।